नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में जो 6 क्लास के एनसीईआरटी क्लास का विज्ञान देख रहे थे, साइंस देख रहे थे, उसका ही अगला हम लोग सीरीज चालू करेंगे, जो कि हम लोग का कुछ चैप्टर बाकी है। तो उस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए, और आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम करूँगा, डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है जिससे किसी भी चैप्टर का सारा फैक्ट्स, यानी मतलब आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि निम्न से कौन सा कोमल पदार्थ है। तो आपको पता है कि कोमल पदार्थ वो होता है कि जिसको हाथ से दबाए तो वो दब जाना चाहिए। तो साबुन नहीं दबता है। हाँ, भीगा हुआ साबुन रहेगा तो वो दबेगा, लेकिन ऐसे कोई साबुन नहीं दबता है। ठीक है, तो ये साबुन नहीं होगा। रबड़ दबता है, लकड़ी नहीं होगा, लोहा नहीं होगा। तो हमारा आंसर रबड़ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। तो चमक तो आपको पता है, लोहा में भी होता है, तांबा में भी होता है, सोना में भी होता है, लेकिन लकड़ी में नहीं होता है। निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकते हैं। देखिए, घोलक नहीं बल्कि यहाँ पे घुल्ले पूछ रहा है, मतलब विलय। कौन सा इसमें मतलब ऑप्शन में कौन सा जो है विलय पदार्थ है। तो विलय पदार्थ आपको पता है, लकड़ी नहीं घुलता है, तारपीन भी नहीं घुलता है, सरसों भी नहीं घुलता है। तो हमारा आंसर चीनी हो जाएगा, क्योंकि चीनी घुल जाता है। अब पूछ रहा है कि वो घोल जिसमें घुलने वाले पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है। मतलब देखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा संतृप्त घोल, क्योंकि संतृप्त घोल वैसा होता है कि अगर उसमें अब समझिए चीनी और पानी का आप घोल बना रहे हैं, तो अब ना आप चीनी डालते गए, उसमें घुलाते गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें अब चीनी नहीं घुलेगा, उसी को हम लोग संतृप्त घोल बोलते हैं। ठीक है। अब बोला कैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती हैं। देखिए, अगर स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई दे तो वो पारदर्शी होता है, जिसमें दिखाई ना दे वो अपारदर्शी होता है, और जिससे देखने पर पारभासी मतलब धुंधली दिखाई दे वो अपारभासी होता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, ये और इसका ज़्यादा सबसे ऑप्शन में आता है। पादप जड़ कोशिकाएं भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो हमारे पौधे होते हैं उनके जड़ में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उनको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो चाहिए ना, क्योंकि श्वसन तो वो भी करेंगे, जड़ भी, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो ऑक्सीजन वो कहाँ से प्राप्त करती है, यही पूछ रहा है। तो वो ऑक्सीजन हमारे जो मिट्टी होता है ना, तो मिट्टी के कणों के बीच जो छोटे छोटे वायु होते हैं, अवकाश होते हैं, अगर नहीं है तो आप कभी ना एक क्या कीजिएगा, एक ढेला को पानी में फेंकेगा तो देखिएगा उसमें बुलबुला आता है। वहीं जो बुलबुला होता है ना, वहीं मिट्टी के फंसे बीच वायु होता है। तो उसी से हमारा जड़ है ऑक्सीजन लेता है। ठीक है। जड़ों की जल अवशोषित करने वाले अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं। तो देखिए, लंबी संरचना इसलिए पाई जाती हैं ताकि अवशोषक जो क्षेत्र हो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यह है अवशोषक होना चाहिए। तो ये प्रकाश से ये नहीं है, ये भी नहीं है। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र की वृद्धि करने के लिए, तो ये सही है। ठीक है। पौधे की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है। अरे अभी तो मैंने बताया ना कि मिट्टी के कणों के बीच वायु अवकाश से। ठीक है, यही सही है। 9 में बोला है कि डैश के अलावा निम्न सभी पौधों में झकड़ा जड़ें होती हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि किस में इस क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको इजी लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये ऑप्शन में, जैसे ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये नीचे आ गया है। यहाँ पे सी में चुकंदर है और डी में मक्का है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जिसमें झकड़ा जड़ें नहीं पाई जाती हैं। अलावा है ना, तो अलावा मतलब नहीं पाई जाते हैं, मतलब यह जड़ नहीं पाई जाती हैं। झकड़ा जड़ मतलब जिसमें मान लीजिए कोई पौधा है तो उसमें इस तरह से जड़ होती है, उसको हम लोग झकड़ा जड़ बोलते हैं। और एक होता है फाइबरस जड़, जिसमें फाइबरस रूट तो यही होता है झकड़ा जड़। एक होता है मूसला जड़। ठीक है। मूसला जड़ होता है, वो होता है एक मतलब उसमें एक मेन जड़ होता है और उसमें छोटा छोटा पाए रहते हैं। ठीक है। ये मेन जड़ रहेंगे, ये मेन जड़ रहेगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है। ये एक मेन जड़ रहेगा और उसमें छोटे छोटे रोम निकले होंगे, तो ये होता है मूसला। ठीक है। और ये होता है फाइबरस। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किस में, मतलब कि वो बोला है कि झकड़ा जड़ नहीं पाई जाता। देखिए,
चावल हम देखे होंगे उसमें रहता है इस तरह, चुकंदर में भी रहता है, चुकंदर में नहीं रहता है, मक्का में भी रहता है देखे होंगे, गेहूं भी रहता है। लेकिन चुकंदर का देखिएगा एक मेन चीज़ रहता है, क्योंकि चुकंदर जो हम लोग खाते हैं वो खुद जड़ होता है, और एक चीज़ है उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं। तो चुकंदर हो गया, मूली हो गया, आपका गाजर हो गया, ये सब मूसला जड़ होता है। या कोई पेड़ भी होता है तो उसमें भी मूसला जड़ ही होता है, जैसे नीम का हो गया, तो वो भी देखना कि एक मेन जड़ होता है, फिर उसके छोटे छोटे शाखा बने रहती है। ठीक है, तो ये पूछना चाह रहे हैं। आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी के प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। देखिए, जब आप प्रबल विलयन डालेंगे ना, जैसे आप किसी चीनी का प्रबल विलयन डालेंगे तो उसमें ने जो क्या होता है ना कि उत्सर्जन होगा उसके जल, जो मान लीजिए आप किसी चीज़ में प्रबल विलयन डालेंगे तो जो भी कोशिकाएं होंगे ना उससे जल का उत्सर्जन होगा, वो जल अपना निकाल देगा, क्योंकि ये प्रबल विलयन बोल रहे हैं। ठीक है, वो भी चीनी का प्रबल विलयन, तो वो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, जल का उत्सर्जन करेगा। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर उत्सर्जन हो रहा है। देखिए ये अवशोषण हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है डी में, ये भी अवशोषण, ये भी नहीं हो सकता, कोई बदलाव तो होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिए। कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेंगी जिसकी वजह से कोशिकाओं के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़ कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगा ये। लेकिन हम लोग को पता है कि जब डालेंगे प्रबल विलयन तो जल का उत्सर्जन करेगा, तो यहीं से बस हमको पकड़ा जाता है। ठीक है, तो हमारे आगे चलते हैं। बोल रहा है कि पौधे पत्तियों में मिथुन का मतलब, देखिए इमली का आपको पता है, इमली का पत्ता हम लोग खा भी लेते हैं। संतरा का पत्ता आप नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें कोई मिथुन नहीं होता है। मतलब ऐसा पत्ती जिसको आप छू जाने से आपके मतलब पैर में जो स्किन है उसमें फोड़ा जैसा हो जाएगा। टमाटर तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन जो बिच्छू बुट्टी होता है, ये बिच्छू बुट्टी, इससे अगर आप छूओगे तो इसमें मिथुनोइक अम्ल निकलता है, और ये ना एक शाकाहारी है। बहुत बार एक बार एग्जाम में पूछा था तो बहुत लोग मांसाहारी मान रहे थे बिच्छू बुट्टी को, लेकिन नहीं, ये शाकाहारी पौधा है। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए कि जब इसके पौधों में अगर जैसे ये पूछता है कि एक बार क्वेश्चन पूछा है शायद किसी अलग राज्य का, बिहार का नहीं था, बिच्छू बुट्टी के मतलब मिथुनिक अम्ल को ख़त्म करने के लिए किस पौधे का मतलब यूज किया जाता है, तो वो होता है चिलमोड़ा। ठीक है, चिलमोड़ा का एक पौधा होता है, उसके पत्तियों का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेगा। अब मान लीजिए हमारे बिहार में नहीं पूछा है, लेकिन शायद पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी का है भाई। पादप संवहन तंत्र द्वारा पत्तियों जड़ और जड़ों में किन से उत्पादों का परिवहन किया जाता है? ये संवहन तो आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम का काम, और फ्लोएम शायद अच्छा से नहीं लो, लेकिन मेरी बातों को सुनिएगा। तो किसके लिए? ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ के लिए। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। यह पूछ रहा है कि जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है, तो जड़ों में जाइलम होता है और पत्तियों में फ्लोएम होता है, तो ये है। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आंसक बनाने के लिए किया जाता है। पौधों के इस गोंद का उपयोग क्या होता है? तो ये एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। आपको पता नहीं चाहिए कि यह क्या होता है, एक अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो यह संचयन का एक अपशिष्ट उत्पाद, यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोबियम है। जो खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है। अरे भाई, ये तो एक तना होता है ना, भूमिगत तना होता है, आपको पता होना चाहिए। ये ऊपर कहाँ से आएगा? ये तो नीचे में होता है ना, क्योंकि आप अदरक देखे होंगे ये नीचे होता है, तो भूमिगत जड़ नहीं तना है, बल्कि तो हमारे ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आलू के पौधों का ये तना खाते हैं। देखिए तना वाला है ना, तो ये लिख लीजिए, हद कर दी आपने, ये याद रखेगा। ह से हल्दी, हद कर दी, अ से अदरक, आलू, अदरक और प्याज भी हो जाता है, प से प्याज भी होता है। ठीक है, गन्ना भी हो जाता है, इसमें गुण भी आना चाहिए। तो शायद कुछ हल्दी मेरा कुछ पता नहीं क्या ये ह से, ठीक है, मेरे थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। लेकिन हद कर दी आपने एक ट्रिक होता है जिससे आप लोग याद कर सकते हैं, इसमें गन्ना भी आ सकता है, और मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, बाकी आप लोग याद कर लिएगा।
कुछ कुछ आता है तो सॉरी, बाकी आप बोलेगा तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? तो नर जनन अंग का घटक नहीं है, यानी वो पूछ रहा है पुष्प के नर जनन का अंग नहीं है, यानी स्त्री केसर, यानी स्त्री क्या कौन है? तो वर्तिका है भाई, क्योंकि परागकोश ये पुरुष में होता है, तंतु मतलब पुंकेसर में होता है, तंतु भी और पराग में, ये वर्तिका स्त्री केसर में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओहो, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो मादा तो ये स्त्री केसर हो गया, जाने दो डायरेक्ट इसको। और क्या पूछ रहा है? पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित? अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इस तरीके से तो ये लेडीज का है पता है। बीजांड से क्या होता है? बीज बनता है, ठीक। पंखुड़ी ये कीटों को आकर्षित करता है, अंडाशय से आपका फल बनता है, ठीक है। ये पंखुड़ी का काम होता है कीटों को आकर्षण करना। एक पुष्प के प्रजनन अंग है, प्रजनन आपको पता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। निम्न से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाह में विकसित होता है? तो आगामी प्रवाह यानी प्रांकुर होता है, ठीक है। और मूलांकुर यह मूल यानी जड़ बनाने में, ठीक है, मूल यानी जड़ बनाने में। बीजपत्र ये आप देखोगे कि कोई भी पौधा होता है तो उसमें एक छोटा सा बीजनुमा, मतलब किसी भी बीज में बीजनुमा पौधा मतलब पत्ती जैसे एक संरचना पाई जाती है, और इसी से जब ये पौधा को हम लगाते हैं तो एक सबसे पहले जो भी पत्ती आती है ना तो वो बीजपत्र से ही आते हैं, और उसी को हम लोग बीजपत्र बोलते हैं। और युग्मज आपको पता है कि जैसे इस स्त्री का आपका हो गया अंडाणु, और पुरुष का हो गया शुक्राणु, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं ना तो वो बनाता है जाइगोट, ठीक है। और इसी जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, ठीक है, तो याद रखिएगा। बीज के 3 भाग होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो मैंने बताया था कौन कौन से होता है। तो एक बीजपत्र होता है, ठीक है, और एक प्रांकुर होगा, युग्मनज नहीं होगा, भ्रूण भी नहीं होगा, युग्मनज भी नहीं होगा, तो मूलांकुर हो जाएगा, ठीक है। तो बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका दल और बाह्य दल का क्या होता है? निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिका दल और बाह्य दल के अलावा ये झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। पुंकेसर दल और बाह्य दल के अलावा वर्तिका झड़ जाते हैं। अरे यहाँ पे सब झड़ जाएंगे। तो देखिए आपको पता है कि जब निषेचन हो जाता है तो हमारा फूल झड़ जाता है, ठीक है। तो फूल झड़ जाता है यानी पुंकेसर भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, वर्तिका ये स्त्रीकेसर भी झड़ जाएगा, तो ये भी स्त्रीकेसर में ये भी झड़ जाएगा। दल जो ऊपर का भाग होता है वो भी झड़ जाता है। हाँ, बाह्य दल आप देखिएगा रहते रहता है, कोई भी फूल में देखिएगा कि वो पुष्प के मतलब क्या बोलते हैं निषेचन के बाद भी बाह्य दल रहता है। तो कौन सा है? बाह्य दल के अलावा ये सब झड़ जाता है। देखिए बाह्य दल मतलब बाह्य दल नहीं झड़ता है, बाकी सब झड़ जाता है, ये सही ऑप्शन। निम्न से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रवाह में विकसित होता है? तो ये तो मैंने बता दिया, प्रांकुर। बीज के 3 भाग मैंने बताया, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, ये सही है। पौधों के भविष्य के लिए खाद को बीज में संग्रहित खाद को, रुकिए कुछ तो होना चाहिए, कहाँ है भ्रूण? देखिए यहाँ है, ये खाद तो भ्रूण तो नहीं हो सकता कभी नहीं। प्रांकुर मैंने बताया कि ये सबसे पहले जो होता है वो है प्रांकुर, ये भी नहीं होगा। रेडिकल मूलांकुर ये जड़ होगा। बीजपत्र, हाँ, जो भी हम लोग खाते हैं जब भी कोई बीज होता है तो उसमें ही तो ये तो खादने के लिए तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। जैसे मूंगफली खाए होंगे, चना खाए होंगे, तो बीजपत्र का ही जो कोटिलेडन है वही तो हम लोग खाने वाला रहता है, यानी खाद का बीज का भंडार वही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कोटिलेडन बीजपत्र हो जाएगा, ओके। 25 पौधों के बीज में एक खाद भंडार के रूप में कार्य करता है, तो बीजपत्र अभी मैंने बताया।
अब है टमाटर क्या है, टमाटर एक आपको पता है सब कोई सब्जी मानता है लेकिन फल है, ठीक है। इनमें से किस सामान्य फल के रूप में प्रयोग नहीं होता है? आपको पता है कि टमाटर फल तो है लेकिन हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका फल के रूप में प्रयोग। इनमें से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी मतलब जिसमें केवल एक बीज होता है। तो पपीता में देखते हैं बहुत सारे बीज होता है, सेब में बहुत सारे बीज होता है, लीची में एक ही होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनाज में बहुत सारे बीज होते हैं, तो हमारा आंसर लीची हो जाएगा, ओके, क्योंकि इसमें केवल एक बीज पाया जाता है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, मानव शरीर और मांसपेशियां एवं हड्डियां, ठीक है। तो ये बोला है कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको क्या बोलते हैं भाई? जो मतलब जो घुल जाए उसको क्या कहते हैं? घुलनशील करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया को कहलाती है? पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है भाई? तो अलग अलग करना यानी उसको पृथक्करण होता है, ठीक है, पृथक्करण बोलते हैं। तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जल में घुलनशील और जल में भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाते हैं, जाने की क्रिया कहलाती है थिराना, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थिराना, क्योंकि आप देखते होंगे जब बाढ़ की पानी आती है तो बहुत पहले गंदा होती है, लेकिन वही पानी जब रुक जाती है तो थिरा के क्या हो जाती है, मतलब जो भी गंदगी है नीचे बढ़ जाता है और मतलब फ्रेश पानी, शुद्ध पानी ऊपर रह जाता है। तो आपको दिखेगा आर पार दिखता है, नदी या नहर में आप देखे होंगे, तो उसको हम लोग थिराना बोलते हैं कि पानी थिरा गया है। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य तरह को क्या बोलते हैं? तो इसको निथारना बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे फास्ट चलते हैं। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इससे अलग करने की कौन सी विधि है? तो देखिए, मान लीजिए आप चावल है, चावल में गेहूँ मिल गया, तो गेहूँ अगर कम मिला है, गेहूँ कम मिला है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको चुन के निकाल देते हैं, तो वो चुनना है, ठीक है। रक्त वाहिनियों में निम्न से कौन सी पेशियाँ पाई जाती हैं? देखिए, रक्त वाहिनियों में देखिए चिकनी और रेखित पेशियाँ बोला है, ये नहीं होगा क्योंकि रक्त वाहिनियों में ना अरेखित होता है, अरेखित पेशियाँ होती है। चिकनी होगी क्योंकि चिकनी होती है, अरेखित पेशियाँ, और अरेखित पेशियाँ क्या होती है पता है? ये अनैच्छिक होती है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम अपने चाहेंगे कि खून हमारा नस में बंद हो जाए तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अनैच्छिक होती है, तो हमारा आंसर